यूपी के शामली में अखिलेश यादव के रथ पर चढ़े गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ धक्का मुक्की हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वहां की एक चुनावी सभा में एक रथ पर साथ खड़े थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के शामली से प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी भी अखिलेश और जयंत के साथ खड़े होने की हसरत लिए रथ पर चढ़ गए, जिन्हें अखिलेश यादव के सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन रथ से उतारने की कोशिश में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद थाना भवन सीट से गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली भी उसी रथ पर चढ़ गए, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि इसी दौरान अखिलेश यादव की नजर इन दोनों प्रत्याशियों पर पड़ी और फिर उन्हें साथ में खड़े होने की इजाजत मिल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें रथ से नीचे उतार दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन नहीं था और पश्चिमी यूपी में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था। इसलिए शामली में जब अखिलेश और जयंत एक साथ प्रचार करने उतरे तो गठबंधन के प्रत्याशियों में भी उनके साथ खड़े होने की होड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव का सामना प्रियंका गांधी से हो गया। प्रियंका गांधी वहां की अनूपशहर विधानसभा सीट के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रही थी। तभी वहां अखिलेश यादव का काफिला पहुंच गया, जिसे देखते ही प्रियंका गांधी रुक गईं और उन्होंने अखिलेश यादव को देखकर उनकी तरफ हाथ हिलाया। जिसके बाद अखिलेश, जो प्रचार के लिए अपनी बस में सवार थे, वो बस की छत पर पहुंच गए। उनके साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी थे। उन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रियंका गांधी का अभिवादन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी समर्थकों के साथ वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अखिलेश अपने रास्ते चले गए तो प्रियंका प्रचार में जुट गई। जहां एक और दोनों नेता आमने सामने आने पर एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यूपी की 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब लोग समुदाय के आधार पर वोट डालें, वरना नहीं। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखकर ऐसा लगता है कि अखिलेश और प्रियंका के चुनावी प्लान उलझ सकते हैं। और कांग्रेस बीजेपी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर कांग्रेस ने या तो मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले प्रत्याशी। यानी कि अगर लोगों ने समुदाय को ध्यान में रखकर वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है। वैसे कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही कि ऐसा किसी खास प्लानिंग के तहत हुआ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ज्यादा अच्छा होगा तो उसको मत मिलेंगे, उनका पार्टी का अच्छा होगा तो उनको मिलेंगे। जबकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि ये सारे दांवपेच फेल करके वो यूपी में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मत हो चुकी है और दूसरे दल, मैं समझता हूं, वो वोट कटवा की स्थिति में है। उनके पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है। पश्चिमी यूपी की सभी 113 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होगा, जिनमें कई पर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो अखिलेश की परेशानी बन सकते हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि अगर लोगों ने अपने समुदाय को ध्यान में रखा और वोट डाला तो समाजवादी पार्टी को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों से, क्योंकि कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की 113 में 43 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के वोट काट सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब जनता समुदाय के आधार पर मतदान करेगी। इन 43 सीटों में 33 सीटों पर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी उतारे, जिनमें कैराना, शामली, देवबंद और रामपुर जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जाति वाले उम्मीदवार ही दाव खेला और माना जा रहा है कि अगर इन जगहों पर लोगों ने समुदाय को तरजीह देकर मतदान किया तो समाजवादी पार्टी को घाटा हो सकता है। वैसे इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2-2 सीटों का समझौता हुआ था, जिनमें अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट शामिल है, जहां कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। बदले में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। लेकिन बाकी जगहों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि समझौता सिर्फ 2-2 सीटों पर ही है। सौभाग्य की एक बात यह कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 7 चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 5 साल में सियासी समीकरण बदल गए। इस बार कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अखिलेश यादव आरएलडी के साथ है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने न केवल 2-2 सीटों का ही समझौता किया और बाकी जगह वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। गोवा में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। केजरीवाल कांग्रेस के उस हमले का जवाब दे रहे थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोवा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि फ्लैट और प्लॉट खरीदने आई है।
जिसे खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। कांग्रेस का थोड़ा दिमाग खिसक गया है, दैट्स ऑल आई कैन से। केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल एक बहरूपीय हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए जिन पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सौ बात की एक बात यह कि गोवा में आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि उसका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। बीजेपी नेता देश भर में लोगों को बजट की खूबियां बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री 5 से 13 फरवरी तक बजट की खूबियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। इसके लिए ये केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही पार्टी के सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को बजट की खास बातें बताएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का काम पूरा हो गया। 16 स्टेट तो ऐसी हैं जहां पर कि 100% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड विद फर्स्ट डोज। उत्तराखंड के पौड़ी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाकों की बिजली कट गई। चीन पाकिस्तान पर राहुल गांधी के दिए बयान पर देश ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई। एक रोज पहले संसद में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर घेरते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे और इस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. उनके इस बयान पर अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने राहुल के बयान को समर्थन देने से इनकार कर दिया। I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था और अपने पूरे भाषण में उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। उन्होंने राहुल पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। सकसगाम घाटी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था दोस्ताना अंदाज में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे। इस मुद्दे पर बीजेपी का हमला बढ़ा तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी जी ने सही पकड़े हैं और जो बात कही है एक राष्ट्र के हित के लिए की है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दूसरे कई मुद्दों पर भी देश की जनता को धोखा दे रही है। सौबात की एक बात यह कि इससे पहले पिछले साल 7 दिसंबर को राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाया था और केंद्र सरकार से आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी। इस बार बजट सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन चीन पाकिस्तान पर दिए उनके बयान पर घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी ने कुछ साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाकर सुर्खियों में आई पूजा शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया। पार्टी ने उन्हें लखनऊ उत्तर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए वो अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए निकली। उत्तर का विधायक कैसा हो? समाजवादी पार्टी के नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जेल भी गई थी। लेकिन जब उनसे चुनाव में जीतने पर इस मुद्दे को उठाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हर व्यक्ति जिसके साथ भी जिस भी फील्ड में अन्याय हुआ है, समाजवादी पार्टी उसको न्याय दिलाएगी। लखनऊ उत्तर सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक नीरज बोरा को फिर चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला हर मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से आवाज बुलंद करने वाली पूजा शुक्ला से होगा, जिन्होंने 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ यूनिवर्सिटी जाते वक्त काला झंडा दिखाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 26 दिन तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था और इस मामले में जमानत हासिल करने के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यही नहीं, उन्हें 2019 में लखनऊ के घंटाघर पर सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना देने के दौरान भी हिरासत में लिया गया था। सौ बात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ उत्तर सीट पर अपने करीबी और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा की जगह पूजा शुक्ला पर दांव लगाया है, जबकि 2012 के चुनाव में अभिषेक मिश्रा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों को घेर लिया। लोनी विधानसभा सीट से नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अमित शाह उनके पक्ष में वहां प्रचार करने पहुंचे।
जहां उन्होंने अपने भाषण में पिछली यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले तक देश के हालात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। गृह मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और उन्हें 2019 में हुए पुलवामा हमले की याद दिला दी। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश वो पुलवामा जैसे हमले कर रहा है और हम आज भी उस पुलवामा का बदला नहीं ले पाए हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और उन पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सौभाग्य की बात है कि अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आलिया, मालिया, जमालिया का जिक्र करते हुए यूपीए की सरकार पर हमला बोला था। इस बार भी अमित शाह ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। यूपी के कौशाम्बी की सिराथू सीट पर चुनाव दो बहनों के बीच होता दिख रहा है। वैसे तो वहां से बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को टिकट देकर चुनावी दांव खेल दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कौशाम्बी के सिराथू में लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि दोनों बहनों अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच होने वाली है। अनुप्रिया पटेल तो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रचार करने भी सिराथू पहुंची। नामांकन के समय अनुप्रिया पटेल और जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहे, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य की जीत का दावा भी किया। कौशाम्बी जनपद में इस सिराथू विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी की चुनावी सभा में केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच पर मौजूद रहीं। उन्होंने वहां से उनके समर्थन में भाषण भी दिया। हालांकि इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और उनकी बहन पल्लवी पटेल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रचार को इसी से जोड़कर देखा गया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उनकी बहन पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पल्लवी पटेल अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है। पल्लवी और अनुप्रिया दोनों सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। इस समय दोनों ही सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हैं। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल सियासत में आई थी और तब के अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी और 2014 में कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसका अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग पहुंचा और पार्टी दो धड़ों में बंट गई थी। सौभाग्य की एक बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य पहली बार सिराथू से चुनाव जीते थे और यह उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती है। यह उनकी जन्मस्थली भी है और इस बार समाजवादी पार्टी ने सिराथू से अनुप्रिया पटेल को बहन पल्लवी पटेल को टिकट दिया है, जिसकी वजह से वहां लड़ाई दिलचस्प हो गई। पंजाब में रविवार को कांग्रेस सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि पार्टी रविवार को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन या समापन समारोह के दौरान बीजिंग में मौजूद भारत के कार्यवाहक राजदूत हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन पर भी इन खेलों को नहीं दिखाने का फैसला लिया गया। चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ झड़प में घायल हुए अपने एक कमांडर को उद्घाटन समारोह में मशाल पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजिंग में सुबह से इन खेलों की शुरुआत होगी। अमेरिकी कमांडो की एक टीम ने सीरिया में एक ऑपरेशन के दौरान आतंकी संगठन आईएस के नेता अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनने वाली अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन किया, जिसमें राज्य के शहीदों के भी नाम होंगे। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान सीमा से जुड़े सुरक्षा हालात पर एक बैठक की। इसमें सेना के कई अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर अभी सिर्फ भविष्य के संघर्ष का ट्रेलर ही नजर आया है। यूपी के प्रयागराज में एक शख्स ने योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब प्रयागराज पश्चिम सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन के लिए निकले। तभी वहां उनके पीछे खड़ी भीड़ से निकलकर वो शख्स अचानक उनके बेहद करीब पहुंच गया और उनसे कुछ कहने की कोशिश की। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और वहां मौजूद समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। इस पर भी जब वो नहीं माना तो वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे काबू में कर लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और उसकी इस हरकत को मंत्री पर हमला मानकर गुस्साए लोग उसे पीटने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन पुलिस वाले उसे भीड़ से बचाते हुए वहां से ले गए।
वहीं शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इसे हमले की कोशिश मानने से साफ इनकार कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने दावा किया कि पकड़े गए शख्स के पास से एक ब्लेड और जहर का एक पैकेट बरामद हुआ। सौभाग्य की एक बात यह कि मंत्री के सामने खुदकुशी की कोशिश करने वाले का नाम हिमांशु दुबे है, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है, और उसने पूछताछ में खुद को सिद्धार्थनाथ सिंह का कार्यकर्ता बताया। यूपी चुनाव में बजरंग बली पर सियासी बवाल शुरू हो गया। एक दिन पहले बदायूं में अमित शाह ने विरोधियों पर बड़ा हमला करते हुए अपने भाषण में बजरंग बली का जिक्र किया था और दावा किया था कि बीजेपी के सत्ता में काबिज होने के बाद यूपी से माफिया और बाहुबलियों का सफाया हो गया। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है। अमित शाह के इस बयान के बहाने शिवसेना ने बीजेपी को घेर लिया। सोचें और उन्माद फैला लें और हम इस तरीके से बाहुबली, बजरंग बली सबको ले आए, जैसे शमशान और कब्रिस्तान पिछली बार लाए थे। यही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी पर शब्दों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया। सौभाग्य की एक बात है कि अमित शाह एक दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार डीके भारद्वाज का प्रचार करने बदायूं में पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बजरंग बली का जिक्र किया था। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से रूस की जंग की तैयारियों से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। ये जानकारी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए आई हैं। सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई वो 2 फरवरी की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें बेलारूस और क्राइमिया की हैं, जहां रूस की सेना की भारी भरकम तैयारी दिख रही है। हजारों सैनिकों की मौजूदगी, उनकी गाड़ियां, उनके कैंप, यहां तक कि निर्माण भी दिख रहा है। मतलब तस्वीरें ये बताने वाली हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। आनंद तिवारी और जानकारी दे रहे हैं इस पर। आनंद, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व यूरोप के नेटो देशों में अमेरिका अपने सैनिकों को बढ़ाएगा, जबकि पुतिन पूर्वी यूरोप से नेटो सेनाओं को हटाने की मांग करते रहे। गौरतलब है कि यूक्रेन से सटी सीमा पर रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई थी। लेकिन रूस ने इस बात का खंडन किया था कि उनका आक्रमण करने का कोई मंशा नहीं है। यूक्रेन की सीमा पर रूस की फौज केवल तैनात ही नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से जमी हुई है, और वो भी जंग की पूरी तैयारी के साथ। ये बात अब साफ हुई है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के सामने आने के बाद। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के बाद यह भी साफ हो गया कि अमेरिका अपनी फौजों को यूक्रेन के करीब भेजने की जल्दी में क्यों है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने केवल सैनिकों की तैनाती नहीं की, बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस की फौजों की तैनाती अचानक नहीं हुई, बल्कि काफी लंबे वक्त से रूस अपने इस अभियान पर धीरे धीरे काम कर रहा था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में न केवल रूस की सेना के कैंप दिख रहे हैं, बल्कि रूस की फौज के पक्के निर्माण भी दिखाई दिए। इसके अलावा रूस की सेना के ट्रक, टैंक और भारी भरकम हथियार भी यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि रूस हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन के अधिकारियों से हुई बाइडेन की मीटिंग के बाद 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखने का फैसला हुआ है, और अमेरिका की इस छटपटाहट की वजह भी साफ हो रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से अमेरिका भी ये समझ रहा है कि रूस इस बार यूक्रेन पर हमला जरूर करेगा, इसलिए फौरन कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे पहले पोलैंड और रोमानिया में 2,500 सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया गया। दूसरा फैसला जर्मनी में 1,000 सैनिक भेजने का हुआ। जर्मनी में पहले से अमेरिकी फौज के करीब 1,000 जवान और कई फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी या नाटो की फौजें किसी भी तरह की पहल नहीं करेंगी, और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तभी अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में दाखिल होंगे। अब अगर नक्शे पर अमेरिका की फौज की तैनाती को देखा जाए तो अमेरिका का पूरा जोर यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पूरा जमावड़ा है। यूक्रेन की पोलैंड से लगने वाली सीमा पर अमेरिका अपनी फौजों की तैनाती कर रहा है। इसके अलावा वहां यूक्रेन की अपनी फौज तो है ही। पोलैंड के पश्चिम में है जर्मनी, पोलैंड का पड़ोसी देश। जर्मनी में भी अमेरिका की फौज का बड़ा जमावड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो जर्मनी में भी यूक्रेन पहुंचने में सैनिकों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जबकि यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में काफी बड़ा बॉर्डर लगता है रोमानिया से, वहां भी नाटो की फौज तैनात है। अमेरिका ने भी अपने और सैनिक वहां भेजने का फैसला किया है, लेकिन यूक्रेन की इसी ओर, मतलब पोलैंड और रोमानिया के बीच में नक्शे पर 2 मुल्क और दिखते हैं, हंगरी और स्लोवाकिया। ये दोनों मुल्क जंग में बेहद अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने ही अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हंगरी और स्लोवाकिया दोनों ही देशों से अमेरिका लगातार संपर्क में है, और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो नाटो के
साथ हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो रोमानिया से पोलैंड तक का एक लंबा हिस्सा ऐसा होगा जहां से यूक्रेन की मददगार सेनाएं बिना वक्त गंवाए दुश्मन से लड़ने के लिए यूक्रेन में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अगर युद्ध की तैयारी हो रही है तो यूक्रेन की केवल एक ही दिशा में अमेरिकी फौज घेराबंदी क्यों कर रही है? इसका बड़ा कारण है बेलारूस, क्योंकि अमेरिका को आशंका यह है कि अगर रूस ने हमला किया तो इस बार बेलारूस की सीमा से किया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस का बॉर्डर काफी नजदीक है। बेलारूस खुलकर रूस का साथ दे रहा है और बेलारूस की एक बड़ी सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है। अगर यह जंग होती है तो सबसे अहम बेलारूस साबित हो सकता है। खबर यह भी है कि रूस के 13,000 सैनिकों को पहले ही बेलारूस में यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया जा चुका है। नक्शे को अगर फिर से देखें तो रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड, मतलब 4 सीमाएं जहां अमेरिकी फौज होगी, उनका घेरा जहां खत्म होता है वहां बेलारूस शुरू होता है, जहां रूस की सेना मौजूद है। जबकि इससे नीचे, मतलब नक्शे में दक्षिण की तरफ जहां रोमानिया की पूर्वी सीमा लगती है, वो है मोल्डोवा, जहां रूस की सेना मौजूद है। यहां तो यूक्रेन की सीमा के ठीक पास रूस के सैनिक लंबे वक्त से अभ्यास तक कर रहे हैं। इसके बाद अगर और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो आता है क्राइमिया, जहां रूस का रास्ता बिल्कुल साफ है। क्राइमिया के रास्ते भी रूस यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बॉर्डर तो यूक्रेन का ऐसा है जो रूस से ही लगता है, जहां से रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि रूस ये लगभग साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा, जिसका जवाब देने की पूरी तैयारी यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो ने भी कर ली है। लेकिन नाटो की फौजें भले ही यूक्रेन की सीमाओं पर हों, लेकिन रूस को जवाब देने की तैयारी कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की फौज में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व फौजी हैं। रिजर्व फौजी वो होते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर ऐसे अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। 100 के करीब फाइटर जेट भी हैं यूक्रेन की सेना के पास और 34 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। साफ है कि जंग हुई तो यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यूक्रेन की सेना के पास 2,500 से ज्यादा टैंक हैं और 12,000 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फिलहाल खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि रूस किसी भी तरफ से हमला करे, यूक्रेन को उस वक्त जंग जीतने के लिए ताकत नहीं लगानी, बल्कि सहयोगी देशों की फौजों के पहुंचने तक दुश्मन को रोक कर रखना होगा। मतलब जब तक अमेरिका की फौजें पोलैंड, रोमानिया या किसी और बॉर्डर से यूक्रेन में दाखिल हों, तब तक रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। स्वाभाविक की एक बात यह कि रूस की फौजें पहले से यूक्रेन पर आक्रमण के लिए तैयारी कर रही थीं। बेलारूस और क्राइमिया की सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। लेकिन अमेरिका का एक्शन तब दिखने लगा जब सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और रूस के बीच तीखी बहस हुई। लेकिन पिछले 3 दिन से अमेरिका की फौजों का यूरोप पहुंचने का सिलसिला जारी है, जो इस बात पर मोहर लगा रहा है कि अमेरिका और रूस दोनों ही युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रात के अंधेरे को रोशनी वो क्या देगा? रात के अंधेरे को रोशनी वो क्या देगा? एक दिया जलाएगा, 100 दिए बुझा देगा। सौभाग्य की एक बात कही सागर ने, सबके नकली चेहरे हैं, अब सबका आलम है, कोई इस जमाने में किसको आई ना देगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा। सौभाग्य की एक बात।